डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 81। अलेक्जेंडर धीरे से एक गहरी आन भरता है और खुद से ही बातें करते हुए बोला, आई होप प्रिया, अब तुम मेरे भाई से दूर जाने का इरादा छोड़ दो और अब उसके और अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत करो और खुशी से अपनी जिंदगी बिताओ। और तुम्हें अब अपनी बहन और बेटी की फिक्र भी ना रहे और तुम अपने परिवार में फोकस कर सको। और रही बात सिया की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वो पहले की तरह ही हो पाए। उसके लिए मुझे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर की टीम भी लानी पड़े तो मैं लाऊंगा, मगर सिया को उसका कॉन्फिडेंस और खूबसूरती दोनों ही वापस से दिला कर रहूंगा। और ये मेरा अपना खुद से किया हुआ वादा है जिसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। इतना बोलकर वो अपना सर अपनी चेयर से टिका कर बैठ जाता है और सोचने लगता है उसके भाई का बेटा कितना ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल अपने पिता की तरह, और देखने में भी अपने पिता की ही फुल कॉपी है सिवाय उसके काले बालों को छोड़कर। जब उसके भाई का बेटा इतना ज़्यादा सुंदर और प्यारा हो सकता है तो क्या कभी उसका अपना बच्चा होगा तो क्या वो भी भव्य की तरह ही होगा। ये सोचकर ही अलेक्जेंडर के अंदर एक अलग सा एहसास उमड़ पड़ता है और वो उस अजीब से एहसास से घिर जाता है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अलग और स्पेशल सा था। आगे क्या हुआ जानते हैं? एल्वस, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, मुझे हमारे बेटे से बात करनी है, उससे एक बार बात करनी है। 2 दिन हो गए मैंने अपने बच्चे से बात नहीं की और अब मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। रिया ने काफ़ी ज़्यादा मायूस और परेशान दोनों ही होते हुए कहा, आई नो हनी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट तुम अभी बात नहीं कर सकती हो। इनफैक्ट तुम और कुछ दिनों तक किसी से भी कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं सकती हो, ना ही तुम भव्य से भी बात कर सकती हो। तुम यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो तो तुम्हारा सारा फोकस मुझ पर ही होना चाहिए, मेरे अलावा किसी और पर नहीं, अपने बेटे पर भी नहीं। एल्वस ने उसे साफ मना करते हुए कहा, पर मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। अब से पहले मैंने उसे कभी भी इतना अकेला नहीं छोड़ी हूँ। हर बार काम की वजह से भी रात में मैं हमेशा बच्चों के साथ होती थी और दिन में सिया, हम दोनों ने कभी भी बच्चों को इस तरह से इतना ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ा है जितना अब छोड़े है। मुझे एक बार बात करनी है भव्य से और आंसू से, उन दोनों से। जब तक मैं अपने दोनों बच्चों से बात नहीं कर लेती, उनकी प्यारी सी मीठी आवाज़ नहीं सुन लेती, तब तक मुझे आराम और चैन दोनों ही नहीं मिलने वाला है। रिया ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए ही बोली। रिया की बात सुनकर एल्वस कुछ पलों के लिए शांत हो जाता है, फिर धीरे से अपने होठों को खोलते हुए ही बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम नहीं करोगी बात किसी से भी। और क्या तुम्हें अपनी बहन और भरोसा नहीं, जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हो? तुम तो सालों से अपनी बहन के साथ ही रहती आ रही हो, मगर मैं तो ठीक से उतना ज़्यादा जानता भी नहीं, मगर फिर भी मुझे तुम्हारी बहन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। वो कभी भी किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करेगी और दोनों का ही अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। जब वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है तो तुम्हारे अंश से भी उतना ही प्यार करेगी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। और देखो, मैंने भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है, मैं भी किसी से कोई भी कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो तुम क्यों इतनी जिद कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। बस कुछ दिन और हनी, उसके बाद तो हम दोनों अलग होने ही वाले हैं, तो तुम उसके बाद अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तो तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? एल्वस ने थोड़ा सा परेशान होते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। तुम नहीं समझ पाओगे मुझे और मेरी फिक्र कर, मुझे डर है एल्वस, कहीं मेरी गैर मौजूदगी में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके लिए मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहे। वैसे भी सिया की हालत तुमने देखी ही है, वो बीमार रहती है और कोई बात भी होगी तब भी वो मुझे कॉल नहीं करेगी, ना ही कोई शिकायत करेगी, बस खुद ही अपने गमों को और दर्द को सहते जाएगी। रिया ने लगभग रोते हुए ही बोली। उद्धरण चिन्ह। रिया को इस तरह से रोते हुए देखकर एल्वस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, साथ ही उसे सिया से थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। जो उसकी बीवी उसे प्यार करने की जगह उसकी साली को उससे भी ज़्यादा प्यार करती थी, मगर अफसोस की बात तो ये थी वो इस बारे में रिया से शिकायत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रिया ने उससे कभी भी ये नहीं बोली वो उससे प्यार भी करती है, जिस कारण वो कोई भी शिकायत करने की हालत में ही नहीं था। मैंने बोला ना, नहीं तो मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। एल्वस जी पर अड़ते हुए बोला। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बात करने में दिक्कत ही क्या है?
बस एक कॉल ही तो करनी है और बात करनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं बस अपने बच्चों और बहन से बात करना चाहती हूँ, वो भी एक बार। तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार को कॉल लगाना चाहती हूँ, कोई किसी बॉयफ्रेंड को नहीं। जो तुम ऐसे मुझे मना कर रहे हो। मोबाइल मेरा है, तुमने मुझे खरीद कर नहीं दिए हो जो तुम मुझसे मेरा ही मोबाइल छीन रहे हो। मुझे मेरा मोबाइल वापस करो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, रिया ने साफ शब्दों में कहा। उद्धरण चिन्ह। हनी, ये हमारा समय है तो तुम क्यों इसे बेस्ट कर रही हो? हम कुछ दिनों बाद तो अपने अपने रास्ते में जाने ही वाले हैं, तो फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी के कुछ दिन मुझे नहीं दे देती हो? एल्वस ने काफी लाचार होते हुए बोला। मुझे नहीं लगता एक बार कॉल करने में कोई भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मेरा मोबाइल वापस करो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, रिया ने काफी ज्यादा गुस्से में बोली। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं नहीं दूंगा, एल्वस अभी भी अपनी बात पे कायम होते हुए बोला। औक मत दो, रखो मेरे मोबाइल को अपने पास, मगर अब तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। अब मैं जा रही हूँ तुमसे दूर, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। इतना बोलते ही रिया भागते हुए ऊपर की तरफ जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। रिया ये सब इतने फास्ट होकर करती है कि एल्वस को कुछ भी समझने का मौका ही भी मिल पाता है, और वो बस हैरानी से एक जगह पर खड़ा होकर आंखें बड़ी कर अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ होता है। ये क्या हो गया? मैंने अपनी हनी को नाराज कर दिया, मगर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इतना बोल वो खुद भी उदास हो जाता है और कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो डोर के पास जाकर उसे बाहर से नोक करने लगता है, और नोक करते हुए ही वो प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए बोला, हनी प्लीज, हनी ओपन द डोर। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। डोर को खोलो ना, मुझे बात करनी है तुमसे, एल्वस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए बोला ताकि वो रिया को मना सके। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुमसे बात, तुम गंदे हो, बुरे हो, बहुत ज्यादा ही बुरे हो। कोई ऐसा करता है क्या जो तुम मेरे साथ कर रहे हो? मुझे अपनी फैमिली से ही बात नहीं करने दे रहे हो। तुम सच में काफी ज्यादा गंदे और बुरे हो। अब मुझे तुमसे कोई भी बात ही नहीं करना है, ना ही तुम्हारे साथ रहना है। इतना बोलते हुए ही वो रो पड़ती है, जिसके रोने की आवाज एल्वस के कानों तक भी आ रही होती है। और जब एल्वस उसे ऐसे रोते हुए देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, और उसे अपने दिल में खाली खाली सा लगता है, जिस कारण वो मायूस सी आवाज में बोला, ठीक है हनी, जो तुम चाहती हो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल लौटाने के लिए रेडी हूँ, तुम ले लो अपना मोबाइल। इतना बोलते ही वो शांत हो जाता है, मगर अंदर से कोई भी आवाज ही नहीं आती है, जिस कारण अब एल्वस को डर लगने लगता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। हनी, हनी, एल्वस परेशान सा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मगर रिया कोई भी आवाज ही भी कर रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी। ये देखकर अब एल्विस को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, और वो जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ भागता है और जल्दी से चाबी लेकर आता है। कर डोर खोलकर जैसे ही वो कमरे में आता है, ठीक वैसे ही अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। अंदर रिया अपने कान में बड़ी बड़ी रुई लगाकर आराम से बेड पर सो रही होती है, और बिना किसी फिक्र के, और बाहर एल्विस बेवजह ही इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। रिया की ठीक देखकर एल्विस की जान में जान आती है, और वो राहत की सांस लेता है, पर उसे अब रिया पर गुस्सा भी आता है, जो उसने उसे इतना ज्यादा डरा दी और खुद ही पिलो की रुई निकालकर उसे अपने कानों में लगाकर इतने ज्यादा आराम से जो सो रही थी। मगर वो उसे कुछ भी बोलता नहीं है, और बोलना चाहे भी तो कैसे बोले जब ये लड़की सब कुछ भुलाकर इतने आराम से जो सो रही थी। एल्वस भी एक गहरी लंबी सांस लेता है और खुद भी रिया के पास ही बेड पे चढ़ जाता है और उसे हक कर वहीं पर लेट जाता है। रिया को भी जैसे नींद में ही ये पता चल गया हो कि एल्विस उसके पास है, इसलिए वो भी नींद में ही अपना चेहरा एल्विस की चेस्ट पर दबा लेती है और उसके काफी ज्यादा करीब जाकर उससे एकदम चिपक सी जाती है। रिया की इस क्यूट सी हरकत से एल्विस के होठों और मुस्कान आ जाती है, मगर अगले ही पल उसे एहसास होता है रिया के इस तरह इतने ज्यादा करीब होने पर खुद से एकदम चिपक कर सोने से एल्विस की उसकी बॉडी आउट और कंट्रोल होती हुई महसूस होती है, और साथ में उसे अपनी बॉडी में हलचल के साथ ही रिएक्शन भी महसूस होता है, जिस कारण अपनी आंखों को बंद कर धीरे से खुद से ही बोला, हनी किसी दिन तुम पक्का मेरी जान लेकर रहोगी। इतना बोलते ही वो वैसे ही रिया को अपनी बाहों में भरे हुए ही सो जाता है, और कुछ ही पल वो दोनों ही आराम से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं, जहां अभी कुछ देर पहले ही ये दोनों लड़ और झगड़ रहे थे।
वही अब किसी मासूम और छोटे बच्चों की तरह ये दोनों एक दूसरे की टाइट हक कर एक दूसरे की बाहों में ही बड़े ही आराम से सो रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर जब तक घर लौट कर आता है तब तक रात के 9 बज जाते हैं। आंसू को दवाई खिलाकर सिया ने उसे सुला दी थी। भव्य भी खाना खा लेने के बाद आराम से ऊपर अलेक्जेंडर के बेडरूम में उसके बड़े से किंग साइज बेड पर ही आराम से सो चुका था। बस सिया ही बच गई थी खाना खाने की और आराम करने की। वो कल रात से ही जाग रही थी और उसने जरा सी भी नींद नहीं ली थी। साथ ही वो अलेक्जेंडर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी आंसू के ठीक होते ही वो उसके अपने डिवोर्स की बात कर लेंगी। मगर उसे कहाँ पता था अब अलेक्जेंडर उसे कभी भी डिवोर्स नहीं देने वाला है। अलेक्जेंडर और सिया दोनों ही साथ में आमने सामने बैठे डिनर कर रहे थे। सिया की नजरें झुकी थी और वो प्लेट में ही देखे जा रही थी। तो अलेक्जेंडर खाना खाते हुए ही बीच बीच में सिया को देखने लगता है। क्या तुम्हारी बेटी सो गई? अलेक्जेंडर ने बात करने की कोशिश करते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो आराम कर रही हैं और अब ठीक है, सिया ने नजरें उठाकर अपने सामने बैठे इस विदेशी हैंडसम लड़के को देखते हुए ही जवाब दिया। और भव्य वो कहाँ पर है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अलेक्जेंडर ने अपनी नजरें चारों तरफ करते हुए बोला। वो कुछ देर पहले ही सो चुका है, सिया ने वापस जवाब दी। उद्धरण चिन्ह। और कितना बोलकर वो शांत हो जाता है और दोनों ही फिर आराम से डिनर करने लगते हैं। जब दोनों का ही डिनर हो जाता है तब अलेक्जेंडर नेपकिन से अपने मुंह को साफ करते हुए ही बोला। आंसू जैसे ही ठीक हो जाएगी ठीक वैसे ही हम लंदन लौट जाएंगे और हमारे साथ ही भव्य भी चलेगा और अब से दोनों ही बच्चे वहीं पर पड़ेंगे, अलेक्जेंडर ने साफ शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर सिया को कुछ समझ ही नहीं आता है वो क्या ही बोले इस आदमी से। इसने तो उससे पूछे बिना ही सब कुछ डिसाइड भी कर लिया और सारे फैसले भी कर लिया, तो अब ये उससे क्या पूछ रहा है? एक मिनट, ये आदमी पूछ नहीं रहा है बल्कि उसे बता रहा है कि कुछ दिनों में ही वो लोग इस देश को छोड़कर जाने वाले हैं और वापस से कभी फिर वो इस देश में या जगह पर आ पाएंगे और भव्य उसके साथ जाएगा। तो रिया का क्या? वो कहाँ जाएगी? रिया उसकी बहन है और वो अपनी बहन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। जाना तो दूर, वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती है। तो क्या रिया भी उसके साथ चलेगी? सिया ये सोचकर कंफ्यूज होती है। एपिसोड 82। सिया अपनी सोच में गुम थी और उसे ऐसे अपनी सोच में गुम देखकर अलेक्जेंडर धीरे से उसे देखते हुए ही बोला। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो जाने की बात सुनकर? क्या तुम नहीं चाहती दोनों ही बच्चे एक साथ रहे और दोनों आगे भी बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे वो अभी एक दूसरे से प्यार करते हुए साथ रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं रिया को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मैं रिया के बगैर कहीं नहीं जाने वाली, सिया ने साफ मना करते हुए बोली। रिया की फिक्र तुम छोड़ दो, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही जाएगी। मैं अपने भाई को उसी तरह से जानता हूँ जिस तरह से तुम अपने भाई की जानती हो और मुझे पूरा यकीन है एल्विस रिया को मना ही लेगा अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है 4 सालों में एल्विस ने किस तरह से रिया को याद किया है, उसे प्यार किया है और मैं दिल से चाहता हूँ मेरे भाई को उसका प्यार मिल जाए और रिया एल्विस दोनों ही हमेशा के लिए एक साथ सारी जिंदगी रहे। अलेक्जेंडर ने अपने दिल की बात सिया को बता दी थी। मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है मेरी रिया की खुशी एल्विस से दूर होकर नहीं बल्कि उसके साथ रहकर है और मैं भी दिल से यही चाहती हूँ मेरी रिया हमेशा एल्विस के साथ उसकी पत्नी बनकर खुश रहे और उसकी जिंदगी में कभी भी कोई भी गम या आंसू, दर्द, तकलीफ कुछ भी ना आए। सिया ने भी अपने मन की बात अलेक्जेंडर के सामने रख दी थी। रात हो चुकी है और मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। इतना बोल वो एक नज़र सिया को देखता है, फिर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। मगर सिया वो अलेक्जेंडर की बात सुनकर हैरान रह जाती है और थोड़ा सा डर भी जाती है। हमें सो जाना चाहिए, इस बात का मतलब क्या है? क्या ये लड़का उसके साथ सोना चाहता है? क्या ये लड़का पागल हो गया है जो साथ में सोने की बात कर रहा है? क्या इसे पता नहीं है सिया उसके साथ नहीं सो सकती है, ना ही वो कुछ भी कर सकती है। उसकी हालत ऐसी नहीं है जो वो इस आदमी के साथ इंटीमेट भी हो सके या इसकी स्टेमिना को झेल सके। सिया ने आज सारा दिन इस बारे में काफ़ी सोची और काफ़ी सोचने के बाद उसने सोची थी जब आंसू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब वो अलेक्जेंडर से डिवोर्स की बात कर उससे डिवोर्स ले लेगी। मगर उसे नहीं पता था ये लड़का तो उसे अपने साथ अपने देश ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, साथ ही उसके साथ सोने के भी सपने देख रहा है। क्या ये लड़का सच में पागल हो गया था या बस पागल होने का नाटक कर रहा था?
माना कि उसने शादी की है, मगर शादी करने का ये मतलब नहीं जो वो उसके साथ कुछ भी करने का हक रखे। ये सारी ही बातों को सोच सोच कर हिस्सिया थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और वो अपनी बेटी को देखने जाने का फैसला करती हैं। जब वो आंसू के रूम में जाती है तो देखती है एक दूसरी नर्स आंसू के पास है एक चेयर लगाकर बैठी हुई थी और वो अपने मोबाइल में किसी टीवी शो को देख रही थी। सिया जाकर बेड पर ही बैठ जाती है और अपनी बेटी को अपनी ममता भरी नज़रों से देखने लगती है। मैडम, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर और मैं अच्छी तरह से ध्यान रख लूँगी आपकी बेटी का, आप फिक्र मत करिए और प्लीज़ जाकर आराम कर लीजिए, उस नर्स ने काफ़ी प्यार से मोबाइल बंद कर सिया की तरफ देखते हुए ही कहा। उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम भी आराम कर लो, मैं अपनी बेटी के पास ही रुकती हूँ, सिया ने बोली। नहीं मैम प्लीज़, अगर आप यहाँ पर रही तो सर फिर मुझे जॉब से निकाल देंगे और मैं उस जॉब से जाना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मैम, मैं रख लूँगी ध्यान आपकी बेटी का, आप जाकर आराम कर लीजिए ना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी अलग और जॉब जाएगी शो अलग, उस नर्स ने काफ़ी ज़्यादा उदास सा फेस बनाकर बोली। उसकी बात सुनकर सिया को समझ नहीं आता अब वो क्या करे और क्या ना करे। वो अपनी बेटी के पास रुकना चाहती थी ताकि वो अलेक्जेंडर से बच सके। उद्धरण चिन्ह। साथ ही उसके पास कोई दूसरा कमरा भी नहीं था जहां पर जाकर वो रह भी सके और भव्य उसे भी तो वो छोड़ नहीं सकती थी, जिस कारण उसे भव्य के पास जाना भी सही लगता है क्योंकि दवाई के कारण आंसू गहरी नींद में जा चुकी थी और अब उसकी नींद सुबह ही खुलने वाली थी, जिस कारण वो भव्य के पास जाना सही समझती है। इसीलिए वो उस नर्स की बात मानकर हमें सर हिलाती है और प्यार से अपनी बेटी का माथा चूमकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। तो नर्स भी चैन की सांस लेती है और आंसू के पास ही बैठ जाती है। जब सिया अलेक्जेंडर के कमरे में आती है तो देखती है भव्य आराम से सो रहा है और उसके दूसरी तरफ ही अलेक्जेंडर भी अपनी आंखों को बंद कर आराम से लेटा हुआ था और बेड का एक साइड खाली था जहां पर काफी सारी जगह थी। सिया एक नज़र सारे कमरे में डालती है और सोफे पर सो जाने का सोचकर वो धीरे से सोफे के पास जाती है और वहीं पर जाकर बैठ जाती है, मगर बैठते ही उसे एहसास होता है कि सोफा तो गिला हो रखा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अब कुछ परेशान भी, उसे समझ नहीं आता अब वो क्या करे, कहाँ पर जाकर सोए, यही सब सोचते हुए ही उसकी नज़र खाली बेड पर जाती है और वो अलेक्जेंडर की तरफ देखती है जो सो चुका था। उसकी आंखें बंद देखकर और उसे गहरी नींद में देखकर सिया धीमे कदमों से चलकर बेड के पास जाती है और धीरे से बेड पर चढ़कर उस पर एकदम कोने में ही सो जाती है। साथ ही वो भव्य को भी अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगाए सोने की कोशिश करती हैं। सिया सच में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, जिस कारण सोते ही उसकी आंखें लग जाती हैं और वो गहरी नींद में चली जाती है। वैसे भी वो 2 दिनों से और रातों से ठीक से सोई भी नहीं थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में चली जाती है और नींद में जाते ही वो सब कुछ भूल सी जाती है। जब सिया गहरी नींद में डूब जाती है तब अलेक्जेंडर, जो काफ़ी समय से नींद में होने का नाटक कर रहा था, वो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और सिया को देखने लगता है जो नींद में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे एक नज़र देखकर वो धीरे से ब्लैंकेट को सिया और भव्य के साथ ही अपने ऊपर भी डाल लेता है। सिया अपनी सोच में गुम थी और उसे ऐसे अपनी सोच में गुम देखकर अलेक्जेंडर धीरे से उसे देखते हुए ही बोला, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो जाने की बात सुनकर? क्या तुम नहीं चाहती दोनों ही बच्चे एक साथ रहे और दोनों आगे भी बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे वो अभी एक दूसरे से प्यार करते हुए साथ रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं रिया को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, मैं रिया के बगैर कहीं नहीं जाने वाली, सिया ने साफ मना करते हुए बोली। रिया की फिक्र तुम छोड़ दो क्योंकि वो भी हमारे साथ ही जाएगी, मैं अपने भाई को उसी तरह से जानता हूँ जिस तरह से तुम अपने भाई की जानती हो और मुझे पूरा यकीन है एल्विस रिया को मना ही लेगा अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है 4 सालों में एल्विस ने किस तरह से रिया को याद किया है, उसे प्यार किया है और मैं दिल से चाहता हूँ मेरे भाई को उसका प्यार मिल जाए और रिया एल्विस दोनों ही हमेशा के लिए एक साथ सारी जिंदगी रहे। अलेक्जेंडर ने अपने दिल की बात सिया को बता दी थी। मैं भी यही चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी पता है मेरी रिया की खुशी एल्विस से दूर होकर नहीं बल्कि उसके साथ रहकर है और मैं भी दिल से यही चाहती हूँ मेरी रिया हमेशा एल्विस के साथ उसकी पत्नी बनकर खुश रहे और उसकी जिंदगी में कभी भी कोई भी गम या आंसू, दर्द, तकलीफ कुछ भी ना आए। सिया ने भी अपने मन की बात अलेक्जेंडर के सामने रख दी थी। रात हो चुकी है और मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। इतना बोल वो एक नज़र सिया को देखता है, फिर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
मगर सिया वो अलेक्जेंडर की बात सुनकर हैरान रह जाती है और थोड़ा सा डर भी जाती है। हमें सो जाना चाहिए, इस बात का मतलब क्या है? क्या ये लड़का उसके साथ सोना चाहता है? क्या ये लड़का पागल हो गया है जो साथ में सोने की बात कर रहा है? क्या इसे पता नहीं है सिया उसके साथ नहीं सो सकती है, ना ही वो कुछ भी कर सकती है। उसकी हालत ऐसी नहीं है जो वो इस आदमी के साथ इंटीमेट भी हो सके या इसकी स्टेमिना को झेल सके। सिया ने आज सारा दिन इस बारे में काफ़ी सोची और काफ़ी सोचने के बाद उसने सोची थी जब आंसू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब वो अलेक्जेंडर से डिवोर्स की बात कर उससे डिवोर्स ले लेगी। मगर उसे नहीं पता था ये लड़का तो उसे अपने साथ अपने देश ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, साथ ही उसके साथ सोने के भी सपने देख रहा है। क्या ये लड़का सच में पागल हो गया था या बस पागल होने का नाटक कर रहा था? माना कि उसने शादी की है, मगर शादी करने का ये मतलब नहीं जो वो उसके साथ कुछ भी करने का हक रखे। ये सारी ही बातों को सोच सोच कर हिस्सिया थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और वो अपनी बेटी को देखने जाने का फैसला करती हैं। जब वो आंसू के रूम में जाती है तो देखती है एक दूसरी नर्स आंसू के पास है एक चेयर लगाकर बैठी हुई थी और वो अपने मोबाइल में किसी टीवी शो को देख रही थी। सिया जाकर बेड पर ही बैठ जाती है और अपनी बेटी को अपनी ममता भरी नज़रों से देखने लगती है। मैडम आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर और मैं अच्छी तरह से ध्यान रख लूँगी आपकी बेटी का, आप फिक्र मत करिए और प्लीज़ जाकर आराम कर लीजिए, उस नर्स ने काफ़ी प्यार से मोबाइल बंद कर सिया की तरफ देखते हुए ही कहा। उद्धरण चिन्ह, नहीं तुम भी आराम कर लो, मैं अपनी बेटी के पास ही रुकती हूँ, सिया ने बोली। नहीं मैम प्लीज़, अगर आप यहाँ पर रही तो सर फिर मुझे जॉब से निकाल देंगे और मैं उस जॉब से जाना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मैम मैं रख लूँगी ध्यान आपकी बेटी का, आप जाकर आराम कर लीजिए ना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी अलग और जॉब जाएगी शो अलग, उस नर्स ने काफ़ी ज़्यादा उदास सा फेस बनाकर बोली। उसकी बात सुनकर सिया को समझ नहीं आता अब वो क्या करे और क्या ना करे। वो अपनी बेटी के पास रुकना चाहती थी ताकि वो अलेक्जेंडर से बच सके। उद्धरण चिन्ह, साथ ही उसके पास कोई दूसरा कमरा भी नहीं था जहां पर जाकर वो रह भी सके और भव्य उसे भी तो वो छोड़ नहीं सकती थी, जिस कारण उसे भव्य के पास जाना भी सही लगता है क्योंकि दवाई के कारण आंसू गहरी नींद में जा चुकी थी और अब उसकी नींद सुबह ही खुलने वाली थी, जिस कारण वो भव्य के पास जाना सही समझती है। इसीलिए वो उस नर्स की बात मानकर हमें सर हिलाती है और प्यार से अपनी बेटी का माथा चूमकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। तो नर्स भी चैन की सांस लेती है और आंसू के पास ही बैठ जाती है। जब सिया अलेक्जेंडर के कमरे में आती है तो देखती है भव्य आराम से सो रहा है और उसके दूसरी तरफ ही अलेक्जेंडर भी अपनी आंखों को बंद कर आराम से लेटा हुआ था और बेड का एक साइड खाली था जहां पर काफी सारी जगह थी। सिया एक नज़र सारे कमरे में डालती है और सोफे पर सो जाने का सोचकर वो धीरे से सोफे के पास जाती है और वहीं पर जाकर बैठ जाती है, मगर बैठते ही उसे एहसास होता है कि सोफा तो गिला हो रखा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अब कुछ परेशान भी, उसे समझ नहीं आता अब वो क्या करे, कहाँ पर जाकर सोए। यही सब सोचते हुए ही उसकी नज़र खाली बेड पर जाती है और वो अलेक्जेंडर की तरफ देखती है जो सो चुका था। उसकी आंखें बंद देखकर और उसे गहरी नींद में देखकर सिया धीमे कदमों से चलकर बेड के पास जाती है और धीरे से बेड पर चढ़कर उस पर एकदम कोने में ही सो जाती है। साथ ही वो भव्य को भी अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगाए सोने की कोशिश करती हैं। सिया सच में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, जिस कारण सोते ही उसकी आंखें लग जाती हैं और वो गहरी नींद में चली जाती है। वैसे भी वो 2 दिनों से और रातों से ठीक से सोई भी नहीं थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में चली जाती है और नींद में जाते ही वो सब कुछ भूल सी जाती हैं। जब सिया गहरी नींद में डूब जाती है तब अलेक्जेंडर, जो काफ़ी समय से नींद में होने का नाटक कर रहा था, वो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और सिया को देखने लगता है जो नींद में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे एक नज़र देखकर वो धीरे से ब्लैंकेट को सिया और भव्य के साथ ही अपने ऊपर भी डाल लेता है। एपिसोड 83, और वो तीनों ही आराम से एक साथ सो जाते हैं, इस बात से अनजान अब उन लोगों की जिंदगी किस तरह से बदलने वाली और क्या मोड़ आने वाला है उनकी जिंदगी में। अगली सुबह सिया की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बेड में भव्य के साथ पाती है। खुद को भव्य के साथ पाकर सिया की नज़र बेड के दूसरे कोने पर पड़ती है जहां पर कल रात को अलेक्जेंडर सो रहा था, मगर अब वो वहां पे नहीं था। ये देखकर सिया हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, क्या वो मुझसे पहले ही जाग गया? क्या उसने मुझे अपने बेड पर देख लिया? ओह नो, अब क्या होगा?
कहीं वो मुझे गलत ना समझ बैठे, कहीं वो ये ना सोचे मैं उसके साथ सोने के लिए मरी जा रही हूँ। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ये सोचते हुए ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में थोड़ा गिल्ट, थोड़ा डर और थोड़ा पछतावा दोनों ही होता है कि क्यों वो यहाँ पर आकर सोई। मासी, गुड मॉर्निंग मासी, एक प्यारी सी आवाज़ ने सिया को होश में लाया और वो होश में आते ही सबसे पहले भव्य को अपने सीने से लगाकर ढेर सारा प्यार करती है और दोनों ही फिर बैठ से नीचे उतर जाते हैं। मासी, क्या हम दिदू को देखने चले, वो जागी है या नहीं? भव्य ने अपनी प्यारी सी आवाज में बोला। उद्धरण चिन्ह। और हम पहले आपकी दिदू को देखने चलते हैं, उसके बाद हम ब्रश करके फ्रेश हो जाएंगे, सिया ने प्यार से कही और वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों को नहीं पता था अलेक्जेंडर उन दोनों के उठने से पहले ही जानबूझकर उठ गया था, खासकर सिया के उठने से पहले, ताकि सिया को एम्बैरेसिंग फील ना हो कि वो एक ही बेड में उसके साथ सोई। मगर अलेक्जेंडर जिस चीज़ से बचना चाहता था अनजाने में उसने वही चीज़ कर दी थी, क्योंकि सिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब तो ला ही रहा था। आंटी, मेरी मम्मा कहाँ पर है? मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, आंसू ने अपनी मासूम सी प्यारी आवाज़ में बोली। उद्धरण चिन्ह। आपकी मम्मा आती ही होगी बेटा, आप फिक्र मत करो, वो जल्दी ही आ जाएगी, उस नर्स ने प्यार से बोला, जिसे सुनकर आंसू हाँ मैं अपना सर हिला देती है। तभी वहां पर सिया भी आ जाती है भव्य के साथ। दिदू, भव्य जोर से चिल्लाया और दौड़कर बेड के पास जाकर उस पर चढ़ गया। दिदू, आप जाग गई? भव्य ने वापस से बोला। हाँ मेरे भाई, मैं जाग गई, आंसू ने भी अपनी कमजोर सी आवाज में बोली। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बात सुनकर सिया वहीं पर उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है, तो नर्स उन तीनों को अकेला छोड़कर वहां से बाहर चली जाती है। अब कैसी है मेरी बच्ची? सिया ने प्यार से आंसू के गाल पर अपना एक हाथ रख कर बोली। मैं ठीक हूँ मम्मा, बस सर में थोड़ा सा दर्द होता है, बाकी सब कुछ ठीक है। आपको पता है मम्मा, अभी डॉक्टर अंकल आए थे और उन्होंने मुझे चेक करने के बाद गुड तुम जल्दी रिकवर कर रही हो, ऐसा बोले और फिर चले गए। आंसू ने बड़े ही प्यार से ये बात अपनी मम्मा को बताई। ये तो अच्छी बात है ना बेटा कि आप जल्दी से रिकवर कर रहे हो, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मम्मा प्यार से आपके और भाई दोनों के लिए टेस्टी वाला खाना बनाएगी, सिया ने काफ़ी प्यार से उन दोनों की तरफ देखकर बोली। और ठीक है मम्मा, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अरे नहीं, मेरे बोलने का मतलब है मैं जल्दी से ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद आप, मैं, भाई और रिया मासी हम चारों ही टेस्टी वाला खाना खाएंगे। ये भव्य अपनी दिदू की बात सुनकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर जोर से चिखा। उद्धरण चिन्ह। हाँ चलो अब आप दोनों ब्रश कर लो, नहीं तो दांत में बड़े बड़े कीड़े हो जाएंगे। ठीक है मासी, ठीक है मम्मा, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। और उसके बाद भव्य ने खुद से और आंसू ने अपनी मम्मा की मदद से ब्रश किया। ब्रश होते ही उस कमरे में गर्मा गर्म सूप आ जाता है, जिसे देखकर आंसू और भव्य दोनों की ही आंखें चमक उठती हैं और वो दोनों ही सूप को देखने लगते हैं। सिया उन दोनों के मन की बात को समझकर उन दोनों को सूप पिलाने लगती है। तो दूसरी तरफ अदिति अपने घर में होती है और वो बार बार एल्विस को कॉल लगा रही थी। वो उससे मिलना चाहती थी और उससे बात कर ये पूछना चाहती थी उन दोनों की शादी कब होने वाली है, मगर एल्विस का कॉल ही नहीं लग रहा था, ना ही उसका नंबर 2 दिन से चालू था। उसने 2 दिनों से कितनी ही बार एल्विस से कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ, जिस कारण अब अदिति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वैसे तो एल्विस ने उसे बताया था वो कुछ ज़रूरी काम से शहर के बाहर जा रहा है और आने में उसे कुछ समय भी लग सकता है, मगर फिर भी अदिति को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो एक बार बात करना चाहती थी ताकि उसके मन को तसल्ली रहे कि उसकी बात हो चुकी है उससे, मगर वैसा कुछ भी नहीं था, जिस कारण अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। आन, ये लड़का मोबाइल कैसे बंद कर सकता है? क्या एक बार इसे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए? क्या इसे इस बात को कोई भी फिक्र नहीं, मैं इसे मना कर सकती हूँ या इससे दूर भी जा सकती हूँ? किस तरह का लड़का है ये? इसने मुझसे कहा हम जल्दी ही सगाई करने वाले हैं, मगर सगाई करना तो दूर, इसने मुझसे प्यार से कभी भी कोई बात की भी नहीं है, तो मैं कैसे ये समझूं ये आदमी मुझसे सच में शादी करने वाला है? कहीं ये आदमी मेरे साथ कोई गेम तो भी खेल रहा है, या फिर ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता है? अदिति के मन में इस समय काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे और उसके पास उनमें से किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। क्या मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए जिसने मुझे एल्विस से मिलने मदद करी? उसे पता होना चाहिए कि एल्विस असल में गया कहाँ पर है।
और किसके साथ गया है, मगर उसका तो अब इस बात से कोई भी लेना देना ही नहीं है। उसका तो काम खत्म हुआ और वो अपने रास्ते हो गई, ऐसे में उसे कहाँ कुछ भी पता होगा। अदिति खुद से ही बोली और वो बस परेशान सी ही बैग पर बैठ गई। इधर एल्विस और रिया को आज 3 दिन हो चुके थे, वो दोनों साथ ही रह रहे थे और जो एल्विस चाहता था वो सब कुछ भी हो रहा था। हनी, आज तुम्हें क्या खाना है मुझे बता दो, मैं आज तुम्हारे लिए वही सब बनवा दूंगा। एल्विस ने अपने पास ही बैठी रिया की तरफ देखते हुए ही बोली। उद्धरण चिन्ह, नहीं आज मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, मुझे आज भूख नहीं है। इतना बोलकर रिया एल्विस के कंधे पर ही अपना सर टेक लेती है और अपनी काफी ज्यादा धीमी मगर बहुत ज्यादा उदास सी आवाज में बोली, मुझे अपने बच्चों से मिलना है एल्विस, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। इतना बोलने के बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। ठीक है हनी, अगर तुम सच में बात करना चाहती हो तो ठीक है, तुम बात कर सकती हो। इतना बोलकर एल्विस सोफे से उठकर खड़ा होता है और कप के पास जाकर वहां से अपना और रिया दोनों का ही मोबाइल निकाल कर लाता है। हनी, ये रहा तुम्हारा मोबाइल। इतना बोलकर वो रिया को उसका मोबाइल दे देता है और खुद भी अपना मोबाइल लेकर सोफे पर ही उसके बगल में बैठ जाता है। रिया अपने मोबाइल को अपने हाथ में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इतना कि वो झट से मोबाइल को लेकर उसे स्विच ऑन करने लगती है, मगर उसके मोबाइल की लोड होने में काफी ज्यादा समय लग रहा था। तो एल्विस उसका मोबाइल कुछ देर में ही ऑन हो जाता है, मगर जैसे ही वो मोबाइल ऑन करता है ठीक वैसे ही उसके मोबाइल में काफी सारे नोटिफिकेशन एक साथ आने लगते हैं। एक साथ इतने सारे नोटिफिकेशन को आते हुए देखकर एल्विस अपने मोबाइल को कुछ देर के लिए साइड में रख देता है। फिर रिया के मोबाइल को देखने लगता है जो अभी भी लोड ही हो रहा था और रिया घूरकर अपने मोबाइल को देख रही थी और सोच रही थी कब उसका मोबाइल शुरू होगा। हाँ हाँ हाँ, एल्विस जोर से हंसने लगता है। अब तुम क्यों हंस रहे हो, रिया ने उसे घूरकर देखते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारा मोबाइल किस घटिया कंपनी का है, कब से ये ऑन हो रहा है मगर अभी तक हुआ नहीं है, और जबकि मेरा मोबाइल कब का ऑन हो चुका है, एल्विस ने हंसते हुए ही कहा। इस तरह से हंसो नहीं, मेरा मोबाइल पूरे 18,000 का है और मेरे लिए 18,000 मोबाइल पर खर्च करना काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि मैं इतने सारे पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे मोबाइल लेना था। इसीलिए हंसना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इतनी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह, जो लाखों का मोबाइल लेकर घूमते फिरूं या मोबाइल के कवर पर इतना महंगा लाखों का हीरा लेकर घूमूं, रिया ने अपना मुंह बनाते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह, अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंस रहा तुम पर, अब तो तुम खुश हो ना। और हाँ, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें नया मोबाइल लाकर दूं, मेरे मोबाइल की तरह ही जो जल्दी से लोड ले सके? बोलो, चाहिए तुम्हें मेरे जैसा मोबाइल? एल्विस ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए ही कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी तोहफा, मैं खुश हूँ अपने मोबाइल को अपने पास रखने में और मुझे कोई भी महंगी चीज़ का शौक नहीं है, फिर वो कोई मोबाइल हो या कोई सामान, और फिर वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, मगर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, रिया ने मुंह बनाकर बोली और खुश होते हुए एल्विस की आंखों के आगे अपना मोबाइल करते हुए बोली, ये देखो मेरा मोबाइल ऑन हो गया है और अब मैं जल्दी से सिया को कॉल कर बात करती हूँ। इतना बोल वो मोबाइल देखने लगती है जिस पर काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन होती हैं। तो एल्विस भी अपना मोबाइल उठाकर उसे देखने लगता है और तभी उसकी नज़र सिया के कॉल पर जाती है, जहां एक नहीं बल्कि करीब 50 से ज़्यादा की मिस्ड कॉल थी। इतनी सारी मिस्ड कॉल को देखकर एल्विस खुद से ही मन में बोला, सिया के इतने सारे कॉल, उसने मुझे इतने सारे कॉल क्यों की होगी? क्या भव्य ने सिया से बोला होगा इतने कॉल करने के लिए, या भव्य ने खुद ही मुझे इतने सारे कॉल किए होंगे क्योंकि उसे रिया की याद आती होगी? एल्विस खुद ही सवाल और खुद ही जवाब भी दे रहा था। ये सिया के कॉल, वो भी इतने सारे, कहीं भव्य ने उसे परेशान तो नहीं कर दिया होगा, या फिर सिया को ही कोई जरूरी काम होगा तभी उसने इतने सारे कॉल की होगी? रिया खुद से ही बोली और फिर कुछ सोचकर उसने सिया को कॉल कर दी। काफ़ी लंबी घंटी जाती है मगर कोई भी कॉल नहीं उठाता है, और जैसे ही कॉल कटने वाला होता है, दूसरे तरफ की आवाज़ सुनकर रिया की आंखें हैरान होकर फैल सी जाती हैं। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मोड़ लेगी इन चारों की जिंदगी? क्या फैसला करेगी रिया? क्या रिया और एल्विस जान पाएंगे आंसू के साथ क्या हुआ है? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। एपिसोड 84
जैसे ही कॉल कटने वाला होता है ठीक वैसे ही दूसरे तरफ से एक अनजान आवाज आती है। हेलो, उद्धरण चिन्ह। उस अनजान आवाज को सुनकर रिया एकदम हैरान रह जाती है और उसी हैरानी में वो अपना मोबाइल अपने कान से हटाकर नंबर चेक करती है। फिर वापस से कान में लगा कर थोड़ी हैरानी भरी आवाज में बोली, ये नंबर तो सिया का है ना? तो तुम कौन बोल रही हो? हाँ मैम, ये नंबर सिया मैडम का ही है। मैं सिया मैडम की बेटी आंसू की नर्स हूँ और सिया मैडम अभी अपनी बेटी और भव्य को लेकर नीचे गई हैं। दूसरी तरफ से नर्स की आवाज आती है। क्या नर्स आंसू की? रिया ने हैरान होते हुए बोली और उसकी आवाज काफी ज्यादा तेज हो जाती है। ये बोलते हुए ही तो एल्विस भी रिया की बात सुनकर हैरान रह जाता है और अपने मोबाइल में आए उन सारी मिस्ड कॉल को देखने लगता है। क्या हुआ आंसू को? रिया ने घबराते हुए पूछी। मैम, आपको नहीं पता क्या हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ मुझे क्या हुआ है, रिया ने घबराते हुए कहा। मैम, सिया मैडम की बेटी आंसू की काफी बड़ी ब्रेन सर्जरी हुई है। क्या? रिया ने जोर से चीखी। हाँ मैडम, उस नर्स ने कही। उद्धरण चिन्ह। उस नर्स की बात सुनते ही रिया के हाथ से मोबाइल झुककर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों के आगे अचानक से काफी घना अंधेरा छा जाता है और वो जैसे ही बेहोश होकर गिरने को होती है ठीक वैसे ही एल्विस उसे जल्दी से संभाल लेता है। हनी, हनी, एल्विस ने रिया को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ हनी? बोलो ना क्या हुआ? एल्विस भी परेशान होते हुए बोला। आंसू, आंसू, मुझे आंसू के पास जाना होगा, मुझे सिया के पास जाना होगा। उसे मेरी जरूरत होगी। मैं यहाँ पर ऐसे इतने ज्यादा आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? वहाँ पर मेरी सिया अकेली है, मेरी बच्ची, उसकी सर्जरी हुई है, वो खतरे में है, मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे आंसू के पास ले चलो एल्विस, मुझे आंसू के पास ले चलो। ये बोलते हुए ही रिया जोर से रोने लगती है। हाँ हाँ हनी, हम अभी चल रहे हैं, तुम ऐसे रोना बंद करो, हम अभी ही चल रहे हैं। एल्विस को नहीं पता था क्या हुआ है मगर वो जान चुका था जरूर कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर हुआ होगा, जिस कारण सिया ने उसे भी इतने सारे कॉल की थी मगर मोबाइल बंद होने के कारण उसे पता ही नहीं चला। और रिया का अब ऐसे रोना कर ऊपर से सर्जरी ये शब्द सुनकर एल्विस का दिल भी बैठा जा रहा था और वो किसी तरह से रिया को शांत कर तुरंत ही उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में, मुझे अपना मोबाइल तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपना मोबाइल अपने पास ही रखना था। सिया ने मुझे इतने सारे कॉल की मगर मैं उसका कोई भी कॉल उठा ही नहीं पाई, पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। और कैसे सिया ने सब कुछ अकेले ही मैनेज की होगी? अगर कुछ भी बुरा हुआ होगा तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी भी सिया से क्या खुद अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पाऊंगी। रिया बस खुद को ही कोसे जा रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती हैं। रिया को इस तरह खुद पर सारा ब्लेम लेते हुए देखकर एल्विस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो ज्यादा देर शांत नहीं रह पाता है और बोल ही बैठता है। तुमने कुछ भी किया है हनी, सारी गलती मेरी ही है, अगर मैं मोबाइल लेकर उसे बंद कर नहीं रखता तो सिया हमसे बात कर पाती और हमें पता चल जाता सिया ने हमें क्यों कॉल की है, मगर सब मेरी ही गलती है जो मैंने ही मोबाइल बंद कर रख दिया और ये सोचा ही नहीं कि कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। तुम खुद को दोष मत दो हनी, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है और मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। एल्विस ने भी परेशान सा होते हुए ही बोला। राइट, सारी गलती तुम्हारी ही है, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं था, अगर मैं तुम्हारे साथ जाती ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं, सिया को अकेले ही सब मैनेज नहीं करना पड़ता, ना ही उसे परेशान होना पड़ता। अगर किसी को भी कुछ भी हुआ होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखने वाली। फिर रिया ने काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोला। वो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए ही कुछ घंटों की दूरी तय कर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां जाने पर उन्हें मालूम होता है कि आंसू वहां पर नहीं है, उसे वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद दोनों को पता चलता है आंसू को एक डॉक्टर की टीम के साथ ही अलेक्जेंडर के विला में शिफ्ट किया गया है। ये बात सुनते ही रिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है तो एल्विस भी एकदम हैरान रह जाता है और दोनों ही फिर विला के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिया दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा देती है और आंसू के काफी ज्यादा जिद करने पर सिया उसे कुछ देर के लिए हॉल में ही बैठने देती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे इस बात की परमिशन दे दी थी। आज पहली बार अलेक्जेंडर ने ब्रेकफास्ट करते हुए सिया की बेटी को देखा था, जिसका रंग एकदम फेयर तो नहीं था, ना ही काफी ज्यादा काला था, बल्कि उसका कलर गोरे में थोड़ा सा दबा हुआ था, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण की तरह ही।
मगर आंसू के फेशियल फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और देखने में भी वो काफ़ी ज़्यादा मासूम और प्यारी थी। सारे टाइम वो बस खामोश सी थी और भव्य ही था जो बातें कर रहा था। अलेक्जेंडर आंसू के बगल में ही बैठा हुआ था और वो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। तो भव्य वो भी वहीं पर बैठा हुआ था और सिया से बात कर रहा था। मगर सिया वो अलेक्जेंडर के वहाँ और होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। वो तो अच्छा था जो वो इस समय अकेली नहीं थी और उसके पास बच्चे थे, वरना उसे तो समझ ही नहीं आता वो करे तो क्या करे। आंसू बस खामोश सी बैठी हुई थी, तभी उसे जोर से सुसु लग जाती है और वो अपना रोनू सा मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा मुझे सुसु आई है, जल्दी से बाथरूम में ले चलो वरना यहीं पर सुसु निकल जाएगी। इतना बोल वो सिया को देखने लगती है। हाँ चलो मम्मा लेकर चलती हैं। इतना बोल जैसे ही सिया जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है, ठीक वैसे ही अलेक्जेंडर अपना मोबाइल अपने पॉकेट में डाल खुद ही खड़े होते हुए बोला, तुम रहने दो मैं लेकर जाता हूँ। इतना बोलकर वो आंसू को अपनी गोद में उठा लेता है। तो सिया वो अलेक्जेंडर की इस हरकत से एकदम हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता ये पत्थर दिल इंसान ये कब से उसकी बेटी को सुसु कराने ले जाने के लिए तैयार हो गया। इससे सिया उसे मना कर पाती उससे पहले ही वो देखती है अलेक्जेंडर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है। आंसू बस उस हैंडसम से इंसान को देखे जा रही थी और उसे देखकर वो धीरे से बोली, हैंडसम अंकल जल्दी चलिए वरना सुसु यहीं पर निकल जाएगी। आंसू की बात सुनकर एल्विस हल्का सा डर जाता है और वो अपने कदमों को तेज कर जैसे ही कमरे का डोर खोलकर बाथरूम तक पहुंचता है, ठीक वैसे ही उसे अपने कपड़ों पर कुछ गर्म सा गिरता हुआ महसूस होता है, जिसे फील करते ही उसकी आंखें हैरान हो जाती है और वो वैसे ही हैरानी के साथ ही आंसू को देखने लगता है, जो अपना काफ़ी ज़्यादा मासूम सा फेस बनाकर उसे ही देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, हैंडसम अंकल अब बाथरूम में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सुसु हो गई और आंसू ने आपके कपड़ों को खराब कर दी। सॉरी। इतना बोलते ही वो अपनी नज़रों को झुका लेती है और अपना चेहरा अचानक से ही अलेक्जेंडर के कंधे पर लगा लेती है। इस समय आंसू को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी और शर्म के कारण ही वो अपनी नज़रें भी अलेक्जेंडर से मिला नहीं पा रही थी। तो अलेक्जेंडर बस एकदम शौक सा अपनी जगह पर ही जम सा जाता है। ये उसकी ज़िंदगी का पहला पल था जब किसी बच्चे ने उसके ऊपर सुसु किया था, वो भी इतनी बड़ी बच्ची ने। अलेक्जेंडर को तो समझ ही नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। क्या उसे गुस्सा होना चाहिए और इस बच्ची को अपनी गोद से नीचे उतार देना चाहिए, या फिर उसे इसकी सज़ा देनी चाहिए जो उसने उसके ऊपर सुसु कर दी। उसे क्या करना चाहिए ये बात उसे खुद ही समझ ही नहीं आ रही थी। ऊपर से आंसू की इतनी ज़्यादा मासूमियत से भरी बातें और उसका मासूम क्यूट सा फेस देखकर अलेक्जेंडर की हिम्मत ही नहीं होती है वो आंसू को एक शब्द भी बोल पाए। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो आंसू को धीरे से अपनी गोद से नीचे उतार देता है और अपने गिले और गंदे हो चुके कपड़ों को देखकर उसका मुंह बन जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा बाला। सॉरी हैंडसम अंकल, आंसू ने वापस से सर झुकाकर बोली। उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोलता है मगर कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी वहां पर सिया भी आ जाती है और जैसे ही उसकी नज़र अलेक्जेंडर के सदे से फेस और उसके गिले हो गए चेहरे पर पड़ती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और उसे एक डर ये भी लगता है कहीं अलेक्जेंडर उसकी बेटी की इस हरकत पर नाराज ना हो जाए। यही सब सोचकर ही वो जल्दी से आगे आती है और अलेक्जेंडर से माफ़ी मांगते हुए ही बोली, सॉरी आंसू ने कुछ भी जानबूझकर नहीं की है, वो तो बस गलती से हो गया होगा। तुम अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें साफ कर दूंगी। सिया ने डरते हुए ही बोली, कोई बात नहीं, तुम बच्ची को साफ कर सूखे कपड़े पहना दो, मैं सावर लेने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो सीधे बाथरूम में चला जाता है। तो सिया उसकी इस हरकत पर एकदम हैरान रह जाती है और उसे समझ ही नहीं आता है कि इस आदमी ने अभी अभी क्या कहा। उद्धरण चिन्ह, कोई बात नहीं, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हैरान होना तो बनता ही था। तभी सिया की नज़र आंसू पर पड़ती है जो शर्म की वजह से नज़रें झुकाए हुए होती हैं। कोई बात नहीं, आंसू हो जाता है कभी कभी, तो तुम्हें इसके लिए इतना ज़्यादा डरने की या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ वो सब जानबूझकर थोड़ी किया तुमने, सिया ने उसे समझाते हुए बड़े ही प्यार से बोली और उसे अपने गले से लगा ली। एपिसोड 85। नीचे खड़ा रहता है तब जाकर उसे थोड़ा बेटर फील होता है, जिसके बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है और उसके बाहर आते तक मेड ने भी उसके कमरे को काफ़ी अच्छी तरह से साफ कर दिया था।
नीचे हॉल में आंसू को उसके कमरे में सुला देने के बाद सिया भव्य को अपनी बाहों में भरे हुए ही सामने लगे सोफे पर ही लेट जाती है। वैसे भी अलेक्जेंडर के सोफे भी किसी छोटे बैग की तरह ही थे जिन पर आराम से सोया जा सकता था। सिया और भव्य आराम से लेटे हुए थे, तभी घर का डोर खुलता है और सामने से रिया और एल्विस घर के अंदर आते हैं। रिया तो अंदर आते ही सिया को देख लेती है और उसके पास आते ही रोते हुए ही बोली, सिया, सिया क्या हुआ आंसू को? वो कैसी है अब? तू यहाँ पर क्या कर रही है? क्या आंसू ठीक है? बोलना, चुप मत रह। आंसू कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है। ये बोलते हुए ही रिया की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। रिया, तू यहाँ पर? सिया अपने सामने रिया को देखकर हैरान हो जाती है, मगर जब वो रिया की आंखों में आंसू देखती है तो वो स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो सारी ही बातें उसे बता देती हैं, शिवाय उसका अलेक्जेंडर से शादी करने के अलावा सब कुछ, जिसे सुनने के बाद रिया को और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी सिया ने सब कुछ अकेले ही मैनेज किया, जबकि ऐसे समय में उसका उसके साथ होना जरूरी था। एल्विस को भी अब रियलाइज होता है कि कितनी बड़ी बात थी और उसने खुद कितनी बड़ी गलती कर दी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एल्विस की नज़रें शर्म से झुक जाती है ये सोचकर कि सिया ने उसे अपना समझकर मदद के लिए इतने सारे कॉल करी और वो उसकी मुसीबत के काम भी ना आ सका। और इतना सब होने के बाद भी सिया उसके बेटे का अच्छे से ध्यान रख रही है। अगर वो समय पर फ़ोन उठा लिया होता तो वो सिया की मदद आ सकता था, और अगर आंसू की जगह ये हादसा भव्य के साथ हुआ होता तब भी वो ऐसा किया होता तो क्या कभी भी रिया उसे माफ़ कर पाती? ऑफ कोर्स नहीं, वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करती और ऐसा भी हो सकता था वो तो वापस से कभी उसका चेहरा भी नहीं देख पाती। इस बात को सोचकर एल्विस का कलेजा काँप सा जाता है। आंसू कहाँ पर है? मुझे उसके पास ले चल, मुझे अपनी बच्ची को देखना है, उससे मिलना है, प्लीज सिया मुझे आंसू के पास ले चल। ये बोलते हुए वो अभी भी रो ही रही होती है। तू रोना बंद कर, सबसे पहले ऐसे आंसू से मिलेगी तो तुझे ऐसे देखकर आंसू खुद भी रोने लगेगी और तू चाहती है आंसू रोए? सिया ने रिया की आंख में आए सारे आंसुओं को साफ करते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं चाहती वो रोए, रिया ने मुंह बनाते हुए बोली। तो फिर रोना बंद कर और भव्य से मिल, पहले वो भी तो यहीं पर है, मगर तूने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, सिया ने थोड़ा शिकायती लहजे में बोली। उद्धरण चिन्ह, मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी आंसू से मिलना है, भव्य से नहीं, क्योंकि मुझे पता है तू भव्य को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए मुझे उसकी कोई भी फिक्र नहीं है, वो तेरे साथ सुरक्षित, रिया ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा और एक नज़र प्यार से अपने बेटे को देखा। उद्धरण चिन्ह, जो वहीं पर बैठा कब से उन सभी की बातों को सुन और समझ भी रहा था। सिया रिया को साथ चलने का इशारा कर उसे अपने साथ आंसू के कमरे में ले जाती है, तो एल्विस वो अपने बेटे के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उन दोनों लड़कियों की तरफ ही उनके पीछे जाने लगता है। जब वो सारे आंसू के कमरे में आते हैं तो वहां पर मौजूद नर्स उन सभी को देखकर तुरंत ही खड़ी हो जाती है और उन्हें देखने लगती है। रिया तो जल्दी से आंसू के पास जाकर बैठ जाती है और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगती है। रिया की आंखें नम हो जाती हैं और वो आंसू बहाते हुए ही आराम कर रही आंसू को निहार रही थी। रिया के हाथों का स्पर्श महसूस कर आंसू धीरे से अपनी आंखों को खोल देती है, मगर जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलती है अपने सामने रिया को देखकर हैरान रह जाती है, मगर अगले ही पल उसकी वो हैरानी खुशी में बदल जाती है और वो खुश होते हुए ही बोली, मासी आप आ गई। इतना बोल वो उठने लगती है तो रिया उसे संभाल कर उठाती है और अपनी गोद में बिठाकर अपने सीने से लगा लेती है। तुम ठीक हो बच्चा? रिया ने वापस से उसे अपने सीने से लगाए हुए ही बोली। हाँ मैं ठीक हूँ मासी, और अब मैं खेल भी सकती हूँ कुछ दिनों बीडीआर। ये बात नर्स दीदी ने बोली है, आंसू ने अपनी प्यारी सी मासूमियत से भरी आवाज में बोली। हाँ आप जल्दी ही खेलने और कूदने भी लगोगी, रिया ने भी खुश होते हुए बोली। आंसू कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? एल्विस भी भव्य के साथ ही उसके बैग के कोने में बैठते हुए ही प्यार से बोला। अब मैं ठीक हूँ अंकल, इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती है तो एल्विस भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर ऐसे हो रिया थोड़ी देर उससे बातें करती है और आंसू को आराम करने के लिए छोड़ देती है, जिसके बाद वो सारे ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो सारे कमरे से बाहर निकलते हैं ठीक वैसे रिया सिया का हाथ पकड़ उसे देखकर बोली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, तो फिर तू यहाँ पर कैसे आई? रिया ने काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोली। रिया की बात सुनकर एल्विस भी अब सिया की तरफ ही देखने लगता है। सिया उन दोनों की नज़रों को खुद पर देखती है, फिर धीरे से बोलना शुरू करती है।
आंसू की सर्जरी के लिए डॉक्टर ने 7 लाख रुपए लाने को कहा था, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे इतने सारे। मुझे लगा एल्विस मेरी मदद कर पाएगा, इसीलिए मैंने एल्विस को काफ़ी बार कॉल की, मगर उसने मेरे किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, ना ही उसका मोबाइल लग रहा था। थक हार कर मैंने तुझे परेशान करने का सोची तुझे कॉल किया, मगर तेरा भी नंबर बंद आ रहा था, जिस कारण मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ना ही मेरे दोस्तों ने, रश्मि और राहुल दोनों ने भी पूरी कोशिश की ताकि वो पैसे जमा कर सके, मगर इतने सारे पैसों का इंतजाम करना आसान बात नहीं थी। जब मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा तब मैं अलेक्जेंडर के पास आई और उससे मदद मांगी। उसने मेरी मदद के लिए हाँ बोल दी, पर बदले में एक शर्त रख दी। इतना बोलकर सिया खामोश हो जाती है। शर्त? कैसी शर्त? रिया ने थोड़ा डरते हुए बोली। एल्विस भी हैरानी से बस उसे ही देखने लगता है, जैसे वो भी जानना चाहता हो। उसने मेरे सामने यही शर्त रखी, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे उससे शादी करनी होगी। वॉट? सिया ने बात पूरी खत्म भी नहीं करी और रिया के मुंह से तेज आवाज निकल पड़ी, और उसी के साथ एल्विस भी एकदम हैरान सा रह जाता है। क्या उसने तुझे पैसे देने के लिए शादी करने का ऑप्शन दिया और तूने क्या की फिर? क्या तूने उससे शादी कर ली? रिया ने आंखें बड़ी बड़ी कर बोली। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने शादी कर ली, मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन था ही नहीं तो क्या करती मैं, मुझे शादी करनी ही पड़ी, सिया ने नजरें झुका कर कही। तो सिया की बात सुनकर रिया को समझ नहीं आता वो क्या ही बोले। वो कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोलती है मगर वो स्पीचलेस होती है, जिस कारण कुछ भी बोल ही नहीं पाती है। और फिर वो सारे ही हॉल में आ जाते हैं जहां पर पहले से ही अलेक्जेंडर बैठा हुआ था। अलेक्जेंडर को अपने सामने देखते ही रिया की आंखें गुस्से से भर जाती है, मगर वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है, बस नजरें फेरे हुए होती हैं। अलेक्जेंडर भी रिया को देखकर खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि वो रिया के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ था। सालों पहले पड़ा थप्पड़ भी आज तक उसे अच्छी तरह से याद था। जो रिया ने उसे मारी थी, उस थप्पड़ की गूंज आज भी अलेक्जेंडर के कानों में सुनाई पड़ती है। ब्रो, आप तो काफी फास्ट निकले, आपने सीधे ही सिया को ब्लैकमेल कर उससे शादी कर ली। आपने तो मौके का एकदम सही फायदा उठाया, और इसे ही कहते हैं सही मौका मिलते ही अपना काम कर जाओ। जो आपने किया, सिया से शादी कर, एल्विस ने उसके बगल में ही बैठते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। मैंने कोई फायदा नहीं उठाया किसी का, एक तरह से मैंने तुम्हारी और रिया दोनों की मदद ही की है। तुम दोनों चाहो तो बाद में मुझे अच्छी तरह से थैंक यू बोल सकते हो। अब एक थैंक यू बोल देने से तुम लोग छोटे नहीं हो जाओगे। अलेक्जेंडर ने तिरछी नजरों से रिया की तरफ देखते हुए कहा। तो उसकी बातों का मतलब समझकर रिया अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है। फिर वो अपने दोनों हाथों को झाड़कर सिया की तरफ देखती है और उसे देखकर बोली, तो अब तू मेरे साथ हमारे घर जाएगी या फिर यहीं पर रहेगी इस आदमी के साथ? ये बोलते हुए ही उसकी बातों में थोड़ी चिढ़ होती है, मगर उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर आराम से बैठा होता है, जैसे उसे सिया क्या बोलेगी इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो। मैं अभी कैसे चल सकती हूँ? यहाँ पर डॉक्टर आकर रोज आंसू को चेक करते हैं। एक नर्स हमेशा उसके साथ रहती है, जो खुशी उसकी दवाई गोली सभी का ध्यान रखती है। यहाँ पर उसका अच्छे से इलाज और उसकी हेल्थ का ध्यान दोनों ही रखा जा रहा है, और आंसू ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ। सिया ने नजरें झुका कर ही बोली, क्या तुम भूल गई, हम आंसू के ठीक होते ही इंडिया छोड़ देंगे और हमारे साथ ही भव्य भी जाएगा। अलेक्जेंडर हो खामोश था, वो अचानक से बोला। उद्धरण चिन्ह। क्या? रिया हैरान सी बस अलेक्जेंडर की बात सुनकर उसे ही देखने लगती है। क्या मतलब है उसकी बातों का? क्या उसका बेटा और बहन दोनों है उससे दूर हो जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर बचेगा ही क्या? वो कैसे यहाँ पर अकेले रहेगी? नहीं नहीं, वो अपने परिवार के बिना नहीं रह पाएगी, वो अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह पाएगी। रिया ने घबराते हुए ही सिया और भव्य की तरफ देखी, जो खामोश थे मगर उसे ही देख रहे होते हैं। तुम मेरे बेटे और बहन को मुझसे दूर ले जाना चाहते हो? तुम सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ, रिया ने गुस्से में ही अलेक्जेंडर की तरफ देखते हुए कही। तो क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या रिया भी इन सब के साथ विदेश जाने के लिए मान जाएगी? क्या वो अपने दिल की बात जुबां तक लाकर एल्विस से अपने प्यार का इजहार कर पाएगी? क्या सिया अलेक्जेंडर के साथ उसके देश जाने के लिए मान जाएगी, या सिया और रिया दोनों ही इस सिचुएशन से बचने के लिए भाग जाएगी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल_स्टोरी_2.6 चैनल पर।
और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।